कर दो स्टार्ट। Hello students, today we will be discussing hormones, that is the topic of control and coordination। ठीक है, hormones होते क्या है? सबसे पहले तो hormones are chemical messengers। ठीक है, hormones होते हैं तुम्हारे chemical messengers। ठीक है, इनको सीक्रेट कौन करता है? तुम्हारी ग्लैंड्स, बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं तुम्हारे हॉर्मोन्स, और ये केमिकल मैसेजेस भेजते हैं बॉडी को। ठीक है, और कोऑर्डिनेट करते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स होती हैं डक्टलेस, इनमें कोई डक्ट नहीं होती। ठीक है, दीज ग्लैंड्स आर डक्टलेस, मतलब जो भी हार्मोन ये सीक्रेट करेंगे वो डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये नेक में होती है क्योंकि बटरफ्लाई शेप की होती है, इसलिए इसको बोलेंगे हम बटरफ्लाई ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में हमने वहाँ उसमें भी पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, फिर है एडर्नल ग्लैंड्स, एडर्नल, ये यहाँ पे किडनी के ऊपर होती है एडर्नल ग्लैंड्स। फिर मेल में टेस्टिकल, और फीमेल में तुम्हारी ओवरी में होगी ओस्ट्रोजन। ठीक है, अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन बनाती हैं और उन हार्मोन्स का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। सबसे पहले है तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जिसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। हमने ब्रेन में पढ़ा था कि ये होती कहाँ पे है? एट दी बेस ऑफ द ब्रेन पे ये प्रेजेंट होती है। और कौन कौन सा हार्मोन बनाती है? फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन। अगर ये हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट हो जाए तो बंदे की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस केस को बोलते हैं गिगैंटिज्म। ठीक है, जैसे खली को देखा है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे है, तो गिगैंटिज्म सिंड्रोम। ठीक है, अगर ये हार्मोन बहुत ही कम लेवल पे सीक्रेट हो, बहुत ही कम लेवल पे बने, तो बंदा बहुत ही छोटा रह जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बोना। उस केस को हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म। ठीक है, गिगैंटिज्म, ड्वार्फिज्म। सेकेंड हार्मोन था TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जो तुम्हारी थायराइड ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसको रेगुलेट करेगा। अब है थर्ड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? जब ओव्यूलेशन हो रहा होता है, ओव्यूलेशन के टाइम पे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आ गया तुम्हारा नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड होती है नेक में, मैंने बताया था बटरफ्लाई शेप की होती है, तो इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई ग्लैंड। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन बनाएगी? ये बनाएगी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या कंट्रोल करता है? जनरल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा बॉडी में। एक चीज़ और, थायरोक्सिन के बनने के लिए ज़रूरी होता है आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन नहीं रिलीज होगा, और हमें पता है आयोडीन की वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? गोइटर। ठीक है, इसको बनाने के लिए, थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है तुम्हारी एडर्नल ग्लैंड। ठीक है, एडर्नल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? किडनीज के ऊपर, अबाउट द किडनीज। कौन सा हार्मोन बनाएगी? एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। ठीक है, ये एड्रेनलिन क्या करता है? जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस केस में बॉडी को प्रिपेयर करता है, इसीलिए इस हार्मोन को हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, जैसे कभी गुस्सा आ गया, कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई, गुस्सा क्रिएट हुआ, किसकी वजह से? एड्रेनलिन की वजह से। बहुत ज़्यादा इमोशनल हम हो गए, किसकी वजह से? एड्रेनलिन की वजह से। ठीक है,
नेक्स्ट है तुम्हारी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमने उसमें भी पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन बनाएगी? पैनक्रियाज होती कहाँ पे है? स्टमक के पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टमक था, इसके यहाँ पे पैनक्रियाज है तुम्हारी, ठीक है। हार्मोन ये बनाएगी इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? जो ब्लड शुगर लेवल होता है बॉडी में, बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बॉडी का शुगर, हमारे ब्लड में शुगर इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या करेगा? इंसुलिन, जो हमारी पैनक्रियाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। फिर जैसे ही शुगर नॉर्मल लेवल पे आ जाती है तो इसका सिक्रेशन फिर घट जाता है, मतलब नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसे इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं ताकि ब्लड शुगर, ये क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो स्पेसिफिकली मेल्स और फीमेल्स में होते हैं। मेल्स में होंगी ग्लैंड तुम्हारी टेस्टिस, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम में। कौन सा हार्मोन बनाएगी? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं मेल्स में? जैसे आवाज़ भारी हो जाना, बियर्ड्स आना, ठीक है। वो सारे कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करेगा? तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। अब जो फीमेल में होती है ओवरी, ओवरी कहाँ पे होती है? यूट्रस के पास। कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? ओएस्ट्रोजन। ओएस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एग प्रोडक्शन के लिए। एग क्या है? फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन के लिए और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स हमने पढ़े, कौन कौन से थे? फर्स्ट स्टेप पिट्यूटरी ग्लैंड थी, ब्रेन के बेस पे प्रेजेंट थी। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज कर रही थी? ग्रोथ हार्मोन, TSH, FSH। उसके बाद भी तुम्हारी थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट थी? नेक में। क्या रिलीज कर रही थी? थायरोक्सिन हार्मोन। फिर आई तुम्हारी एड्रेनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर प्रेजेंट थी। कौन सा हार्मोन रिलीज कर रही थी? एड्रेनलिन, ठीक है। उसके बाद थी पैनक्रियाज, स्टमक के पास थी, इंसुलिन रिलीज कर रही थी। फिर मेल्स में टेस्टिस, स्क्रोटम में टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहे थे। ओवरी में ओवरी थी, यूट्रस के पास ओएस्ट्रोजन रिलीज कर रही थी, ठीक है। अब आ जाओ प्लांट हार्मोन्स में। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है इस चैप्टर का, दैट इज प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट्स में बेसिकली दो टाइप के हार्मोन होते हैं। एक ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ को फैसिलिटेट करेंगे, दूसरा जो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, ठीक है, जो ग्रोथ को रोकेंगे। अब सबसे पहले है तुम्हारा फर्स्ट ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन। सेकंड है गिबरलिन। थर्ड है साइटोकाइनिन, ठीक है। फोर्थ है तुम्हारा एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये तीनों हार्मोन, ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, इनको बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब जो तुम्हारा बचा एब्सिसिक एसिड, इसको बोला जाता है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है। ऑक्सिन क्या करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। लेकिन ये हार्मोन क्या होता है? लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। मान लो ये प्लांट है तुम्हारा, ठीक है, ये स्टेम है, ठीक है, प्लांट की स्टेम है, ठीक है।
मान लो दिस इज ऑक्सीजन, ये यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ से आ रही है तुम्हारी लाइट, लाइट भी इसी साइड से आ रही है। अब क्योंकि ये हार्मोन लाइट सेंसिटिव है तो ये दूसरी साइड शिफ्ट कर जाएगा, इसके ऑपोजिट की साइड, ये यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से हटके। ये ऑक्सीजन यहाँ से हटके और यहाँ पे शिफ्ट कर गया क्योंकि वहाँ से लाइट आ रही है, तो ये लाइट सेंसिटिव है। अब क्योंकि ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा तो मतलब प्लांट की ग्रोथ यहीं से ज़्यादा होगी, तो प्लांट यहाँ से प्लांट की ग्रोथ ऐसे हो जाएगी। अगर प्लांट की ग्रोथ यहाँ से ज़्यादा हुई तो मतलब ये कैसे, जहाँ से लाइट आ रही थी उस साइड प्लांट झुक गया, ठीक है, ये इसीलिए झुकता है ऑक्सीजन की वजह से। समझ आ गया ऑक्सीजन की फंक्शनिंग। अब सेकंड है तुम्हारा गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या करेगा, सेकंड है गिबरेलिन, ये भी ग्रोथ हार्मोन है। ये जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट हो गया, तुम्हारी बड हो गई, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या सीड हो गया, सीड की भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, तुम्हारा गिबरेलिन हार्मोन। उसके बाद है तुम्हारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होगा सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होगा सेल डिवीजन के लिए। अब लास्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, बताया था मैंने, ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इनहिबिट का मतलब रोकता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग का मतलब जो पत्ते सूख के झड़ जाते हैं बोलते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो एब्सिसिक एसिड इसमें भी हेल्प कर रहे हैं कि जो प्लांट की जिन चीज़ों को जरूरत है, जो वेस्ट है, उनको बाहर निकाल दो प्लांट से। तो विल्टिंग ऑफ लीफ इज द एग्जाम्पल, इज बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो प्लांट्स के ये 4 हार्मोन्स थे, ऑक्सीजन, गिबरेलिन, साइटोकाइन, एब्सिसिक एसिड। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। Hello dear students, today we will be discussing plants growing in numbers, that is the chapter 1st of class 5th. अब plants growing in number हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि plants ग्रो कैसे करते हैं, कौन कौन से पार्ट से ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर क्या है, ये सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सीड, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जर्मिनेशन कैसे होता है, जर्मिनेशन होता क्या है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कैसे कैसे होता है, क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, और एग्रीकल्चर क्या होता है, और वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वो कैरी ऑन कैसे की जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। मोस्टली प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जो सीड से ग्रो करते हैं, हमने सीड को सो करा, उससे नया प्लांट हो गया। ठीक है, अब सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये तो आउटसाइड स्ट्रक्चर है, सीड कोट। ठीक है, सीड कोट, यहाँ पे एक छोटा सा स्कार होता है, टाइनी स्कार, जहाँ से न्यू बेबी प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, सीड कोट का क्या फंक्शन है, सीड कोट तुम्हारे सीड को प्रोटेक्ट करेगा। जो हमारा सीड होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्या, सीड कोट। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई, ज़्यादा तेज़ हवा चल गई या कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस, तो उसको
बचाएगा सीड को कौन, ताकि सीड को कोई हार्म ना पहुंचे, सीड डैमेज ना हो पाए, उसे बचाएगा तुम्हारा सीड कोट। ठीक है, अब आ जाओ, ये था आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इंटरनल पार्ट्स पे आ जाओ, इनसाइड पार्ट्स। सीड के अंदर क्या होता है, सीड का बाहर तो हमें नॉर्मली दिखता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये देखो, ये वाली चीज़, ये है तुम्हारा सीड लीव्स, और इसको हम बोल सकते हैं कोटिलेडन। कोटिलेडन भी बोल सकते हैं, सीड लीव्स भी बोल सकते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है, जो नया प्लांट, जो बेबी प्लांट होता है, जो प्लांट छोटा होता है, वो सीड के अंदर होता है, उसके लिए फूड स्टोर होता है, कहाँ पे, कोटिलेडन में। ठीक है, ये फूड स्टोर करता है फॉर द बेबी प्लांट। ठीक है, अब ये यहाँ से ये ग्रो हो रहा है तुम्हारा छोटा सा बेबी प्लांट। स्ट्रक्चर समझ आ गया। आउटसाइड सीड कोट होता है, टाइनी स्कार होता है, अंदर सीड लीव्स होते हैं, जिसको हम कोटिलेडन भी बोल सकते हैं, और ग्रो कर रहा होता है जैसे बेबी प्लांट। ठीक है, अब है तुम्हारा सेकेंड टॉपिक, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स का जर्मिनेशन क्या होता है, मतलब बेबी प्लांट से न्यू प्लांट ग्रो करना। बेबी प्लांट से जब यंग प्लांट ग्रो होता है, उसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड होता क्या है, बेबी प्लांट होता है, कहाँ पे होता है, सीड के अंदर। ठीक है, बेबी प्लांट का कन्वर्ट हो जाना, ग्रो हो जाना इनटू यंग प्लांट, क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, ऐसा क्लियर हो गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होता क्या है, क्या होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है जब मदर प्लांट्स से सीड डिस्पर्स होके इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम मदर प्लांट। मतलब जिस प्लांट के वो सीड्स हैं, वहाँ पे किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीज़न से वो क्या होंगे, वहाँ से इधर उधर स्कैटर हो जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, उसको बोलेंगे हम डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ज़रूरी क्यों है, ताकि एक जगह पे एक जैसे प्लांट की ग्रोथ ना हो। अगर मान लो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स नहीं होगा, सीड इधर उधर नहीं बिखरेंगे, तो वहीं पे पड़े रहेंगे और वहीं पे एक जैसे प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। इसीलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ज़रूरी हैं, ताकि जो अलग अलग प्लांट है वो अलग अलग जगह पे रहे। ठीक है, इसीलिए डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की ज़रूरत है। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड होता किस वजह से है, या तो हो सकता है विंड की वजह से, जब तेज़ हवा चलती है तो उसकी वजह से जो सीड्स है वो इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन इस केस में अगर विंड से डिस्पर्सल होगा तो मतलब सीड्स का लाइट वेट में होना ज़रूरी है। अब जैसे ये मार्कर है, मार्कर तो हवा में उड़ नहीं सकता, डस्टर तो हवा में उड़ नहीं सकता। ऑब्वियसली जिसका वज़न कम होगा, जिसका वेट कम होगा, वही हवा में उड़ेगा। ठीक है, तो विंड के लिए जो विंड से डिस्पर्सल होते हैं सीड्स, वो लाइट इन वेट होते हैं, लाइट इन वेट, और उन पे विंग्स प्रेजेंट होते हैं, विंग्स जो उनकी उड़ने में हेल्प करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्कैटर होने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सीड्स विंड से डिस्पर्स होते हैं उनका एग्जांपल है जैसे तुम्हारे कॉटन सीड्स। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब है सेकेंड डिस्पर्सल किसकी वजह से होता है, एक तो विंड की वजह से, फिर आ जाओ बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर की वजह से भी सीड स्कैटर होते हैं, इधर उधर बिखरते हैं। अब वाटर की वजह से कैसे,
मान लो कहीं पे जो पानी के किनारे कोई प्लांट है, ठीक है, किसी नदी किसी रिवर के साइड में या कहीं पे भी, उसके सीड उड़ के या किसी भी मीन्स की वजह से वो पानी में आ गए, तो वो पानी में फ्लोट होके एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे, पानी में तैर के एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। अब याद रखना, वो ही सीड्स तैरेंगे, अगर पानी से वेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वो पानी में डूब जाएंगे। तो क्या होना ज़रूरी है, वेट पानी से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो कोकोनट सीड्स होते हैं वो तुम्हारे किसकी वजह से डिस्पर्स होते हैं, वाटर की वजह से, ठीक है। अब थर्ड है एनिमल्स। अब बोलोगे एनिमल्स कैसे सीड्स डिस्पर्स करते हैं? हाँ जी, एनिमल्स की वजह से भी सीड्स डिस्पर्स होते हैं। क्या होता है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, थोन्स होते हैं या हुक होते हैं। वो क्या होते हैं, या तो जैसे कई बार तुम कहीं गए हो और तुम्हारे कपड़ों पे प्लांट लग जाते हैं, नीचे पैरों पे चिपक जाते हैं वो हुक की वजह से या थोन की वजह से, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स के पैरों में चिपक जाते हैं वो कांटों की वजह से या हुक की वजह से, ठीक है। और अब एनिमल तो घूमते रहते हैं, जैसे मान लो किसी फॉरेस्ट में से कोई एनिमल जा रहा होगा, कहीं पे सीड्स पड़े होंगे, तो वो सीड्स उसके पैरों पे चिपक जाएंगे और जहाँ जहाँ जाएगा वो सीड्स उसके साथ जाएंगे, और कहीं किसी जगह पे वो सीड्स उसके पैरों से डिटैच होके और वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो वो अपने मदर प्लांट से तो दूर चला गया, ठीक है। इसका तुम्हारा एग्जाम्पल है ज़ैंथियम सीड्स। ज़ैंथियम एक प्लांट होता है जिसकी कवरिंग पे हुक्स होते हैं जो कि एनिमल से अटैच हो जाते हैं और उनके साथ डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद है तुम्हारा फोर्थ एंड द लास्ट वन, डिस्पर्सल ड्यू टू एक्सप्लोजन। डिस्पर्सल ड्यू टू एक्सप्लोजन, ठीक है। एक्सप्लोजन की वजह से सीड्स डिस्पर्स होते हैं। एक्सप्लोजन का क्या मतलब है, जैसे कुछ चीज़ एकदम से खोली, वो एकदम से फूट के बाहर आ गई, जैसे पी होती है, मटर सबने देखी होगी, पी हम उसे खोलते हैं सब्जी बनाने के लिए तो एकदम से सीड उछल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन का, ठीक है। अब डिस्पर्सल यहाँ पे खत्म हुआ, अब आते हैं हम, ठीक है। डिस्पर्सल समझ आ गया। डिस्पर्सल था कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। मदर प्लांट से उड़ के सीड कहीं और चले जाते हैं, कहीं और बिखर जाते हैं, वो होता है डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ टॉपिक, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, जैसे नॉर्मली हमें पता है कि सीड से, एक प्लांट का सीड होता है, उससे नया प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। लेकिन सीड के अलावा अगर प्लांट के किसी और पार्ट से हम नया प्लांट ग्रो करें, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट, न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट सीड और फ्लावर के अलावा प्लांट का हर पार्ट वेजिटेटिव पार्ट होता है, जैसे प्लांट के स्टेम, रूट, लीव्स, ये सारे पार्ट क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे प्लांट के, ठीक है। अब सबसे पहले इन पार्ट्स में हमें प्लांट की ग्रोथ करवानी है, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब कैसे कैसे होता है वो देखेंगे। सबसे पहले है ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स। सबने देखी होगी गाजर, मूली, ठीक है, वो किसका क्या होती है, वो रेडिश क्या होती है, रूट ही होती है एक किस्म की। उस रूट
रूट से ही पूरा नया प्लांट उगता है, तो क्या होगी, न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स, रूट से बन गया पूरा प्लांट। अब सेकेंड आ जाओ, न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, ग्राउंड के अंदर होगी लेकिन होगी स्टेम। ठीक है, जैसे मान लो ये प्लांट होता है तो ये स्टेम होती है और नीचे जो होती हैं वो होती हैं रूट्स। ठीक है, बेसिकली ऊपर जो होते हैं लीव्स। ठीक है, अब एक तो ये स्टेम हो गई, ये ग्राउंड के बाहर होती है, एक स्टेम होती है जो ग्राउंड के अंदर होती है, जैसे तुम्हारा पोटैटो। पोटैटो की स्टेम से हम नया प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अंडरग्राउंड स्टेम, पोटैटो ग्राउंड के अंदर उगता है। ठीक है, लेकिन स्टेम से, जैसे आलू है, कई बार आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा कि उस पर ग्रीन ग्रीन कुछ आना स्टार्ट हो जाता है, ग्रीन ग्रीन रोड्स, आई टाइप स्ट्रक्चर, वो उसकी स्टेम होती है आलू। ठीक है, अब है तुम्हारा न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम। अब जो नॉर्मल स्टेम होगी उससे नया प्लांट उगाना है। शुगर केन सबने देखा होगा, शुगर केन को हम उगाते कैसे हैं, उसकी स्टेम को काट के हम अपने खेतों में सो कर देते हैं, रख देते हैं, और उसी से पूरा का पूरा न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। क्लियर है, न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम और नॉर्मल स्टेम। अब आ जाओ न्यू प्लांट फ्रॉम लीव्स। ठीक है, एक प्लांट होता है तुम्हारा ब्रायोफिलम। इस प्लांट के लीव से नया प्लांट उगता है। कैसे, जैसे मान लो ये ब्रायोफिलम का लीफ है, जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, तो इस पे छोटे छोटे लीव्स आना स्टार्ट कर देंगे, इसी लीव के ऊपर न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये न्यू प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे तो ये इस लीव से, ब्रायोफिलम के लीव से डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, डिटैच होकर ये पूरा का पूरा नया प्लांट ग्रो कर लेंगे। अब आ जाओ न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर्स। अब स्पोर्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं प्लांट के अंदर। प्लांट में एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं तुम्हारे स्पोर्स। जैसे मान लो ये है तुम्हारा स्पोरेंजिया, इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होंगे स्पोर्स। ये स्पोर्स यहाँ से उड़ के कहीं भी चले जाएंगे, और जब इनकी कंडीशन फेवरेबल होगी, जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन का मतलब है जब इन्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो एक नए प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, तो ये टाइनी स्पोर्स ही पूरा का पूरा न्यू प्लांट बना लेंगे। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल एक प्लांट होता है फर्न प्लांट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्ड से तो हम सभी फेमिलियर हैं, है ना। एग्रीकल्चर होता क्या है, जब एक ही जगह पे एक ही टाइप के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे वीट का प्लांट हो गया। वीट के खेत में कभी जाओगे, वीट के खेत में कभी जाओगे तो तुम देखोगे कि सारे वीट के ही प्लांट होंगे। राइस के खेत में कभी जाओगे देखोगे सारे राइस के ही प्लांट होंगे, तो उसके इसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर। ठीक है। मास डेफिनेशन है, मास प्रोडक्शन ऑफ a particular kind of plant in a field, ठीक है, is called agriculture। अब हमारे पास दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं। दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ठीक है। दो टाइप की क्रॉप होती है हमारी, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो जून के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने तक उगाई जाती है, मतलब जून में उगाई जाती है, अक्टूबर में उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, मतलब पूरी पक जाती है। और रबी क्रॉप वो जो नवंबर के महीने में उगाई जाएगी, अप्रैल के महीने में काटी जाएगी, हार्वेस्ट करी जाएगी। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है तुम्हारा राइस, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है व्हीट। ठीक है, क्लियर है। अब कौन सी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से हम छोटा सा सीड उगाते हैं और पूरा का पूरा नया प्लांट बन जाता है। ये तो नहीं है कि हमने सीड डाला और पूरा का पूरा प्लांट हो गया, नहीं। वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सबसे पहले है प्लोइंग। प्लोइंग द फील्ड, फील्ड को प्लो करा जाता है, उसे जोता जाता है ताकि मिट्टी जो सख्त करके वो लूज हो सके और फिर हम उसमें अपने सीड्स सो कर सकें। ठीक है, तो क्या करा जाता है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल। ठीक है, जब हम प्लोइंग करते हैं, खेत को जोतते हैं, तो जो सॉइल है वो लूज हो जाती है, जिसके बाद हम अपने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम एग्रीकल्चर का स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा, जैसे फर्स्ट हो गया प्लोइंग, नेक्स्ट है मैन्यूरिंग, उसके बाद है सोइंग ऑफ सीड्स, उसके बाद इरिगेशन, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, एंड द लास्ट वन इज हार्वेस्टिंग। ये वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लोइंग हमने कर लिया, क्या करता है, सोइल को लूज कर देता है। ठीक है, सेकेंड है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में हम क्या करते हैं, मिट्टी में अपने खेत में मैन्योर ऐड करते हैं। मैन्योर क्या होता है, खाद होती है। ठीक है जी, इससे क्या मिलेगा, हमारी जो सोइल है उसको क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, वो कहाँ से मिलेंगे, मैन्योर से मिलेंगे, खाद से मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड एग्रीकल्चर, सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग ऑफ सीड्स क्या है, क्या
बाद सीड्स को बोया जाता है, सीड को उगाया जाता है वहाँ पे अपने खेत में, ठीक है। बोने के बाद हम करेंगे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, एक बार सीड उगा दिए उसके बाद उन्हें पानी की भी तो ज़रूरत है, जैसे हम पानी पीते हैं, प्लांट्स को भी तो पानी चाहिए, उन्हें प्यासे थोड़ी मरना है, सूखना थोड़ी है, ठीक है। तो इरिगेशन क्या होता है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। उसके बाद क्या करा जाता है, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स मतलब अगर मान लो हमारे क्रॉप में कोई भी पेस्ट लगे, कोई भी ऐसे कीड़े मकोड़े लगे जिससे जो हमारी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, तो उससे हमें बचाना भी, तो अब हमने ग्रो तो कर दी, उसे बचाना भी, तो उसे बचाएंगे नहीं तो पूरी की पूरी क्रॉप डैमेज हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमें पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं अपनी क्रॉप को टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, ठीक है। क्रॉप सिर्फ उगानी नहीं है, उसे प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अब लास्ट वन है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हमारी क्रॉप उग जाती है, पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, उसको काट लेते हैं, जैसे गेहूँ काटते हैं, राइस के प्लांट्स काट लेते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर मैच्योरिंग क्रॉप इज बीन कट एंड गैदर्ड, उसे इकट्ठा कर लेते हैं, ये आता है हमारा हार्वेस्टिंग। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कितनी थी, सबसे पहले हमने प्लोइंग, खेत को जोता, फिर उसमें मैन्योर्स ऐड करें, खाद ऐड करें ताकि हमारे सोइल को न्यूट्रिएंट्स मिल सके जो कि हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद सीड सो करें, आफ्टर दैट उसमें पानी दिया, इरिगेशन। उसके बाद पेस्टिसाइड स्प्रे करें ताकि हमारी क्रॉप प्रोटेक्ट हो सके। उसके बाद उसे काट लिया और गैदर कर लिया, यानी कि हार्वेस्टिंग। अब गैदर करने के बाद भी जो स्टोरेज है क्रॉप्स की, वो इस तरीके से हो, एक प्रॉपर कंडीशन, जो स्टोरेज है गैदर हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टोरेज है क्रॉप्स की, वो इस तरीके से हो कि ऐसी कंडीशन हो ताकि हमने जो क्रॉप्स, जो जैसे मान लो वीट है, वीट को हम स्टोर करके रखते हैं। अब वीट सिर्फ उगता तो एक पर्टिकुलर सीजन में है, लेकिन हम खाते तो थ्रू आउट द ईयर है। तो जब हमें जिस टाइम पे चावल उगा रहे हैं उस टाइम पे आटे की रोटी खानी हो तो कहाँ से लाएंगे, इसीलिए हम स्टोर करके रखते हैं अपने ग्रेन्स को, ठीक है। अब ताकि ये खराब ना हो, यहाँ पे कोई पेस्ट ना लगे या कोई फ्यूमिगेट ना लगे, इसलिए हम उसे स्टोर भी अच्छे से करेंगे, अच्छी कंडीशन में। कैसे, ज़्यादा जहाँ पे मॉइस्चर ना हो, टेम्परेचर सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। और कुछ फ्यूमिगेंट्स भी हम उनमें रख सकते हैं या पेस्टिसाइड्स कुछ रख सकते हैं उनके साथ, ताकि कोई इंसेक्ट या पेस्ट हमारे ग्रेन को डैमेज ना करे, ठीक है। तो ये चैप्टर था तुम्हारा प्लांट्स ग्रोइंग इन नंबर, जिसमें हमने सीड का स्ट्रक्चर डिस्कस करा, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डिस्कस करा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स डिस्कस करा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डिस्कस करा, और फाइनली हमने डिस्कस करा एग्रीकल्चर। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट